नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं बिहार बुलेटिन की। कोरोना के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार लौटे प्रवासी श्रमिकों को अब सरकार यहीं पर रोजगार देगी। उन्हें सीएम उद्यमी योजना के तहत रोजगार मुहैया कराया जाएगा। साथ ही इसमें अभी तक 16,000 लोगों का चयन किया जा चुका है। फिलहाल इस योजना के तहत 60,000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है और इस योजना के तहत 18 क्लस्टर बनाकर श्रमिकों को काम देने की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए श्रम संसाधन विभाग एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इसमें सभी मजदूरों का नाम, पता और उनके स्किल के साथ ही संपर्क नंबर भी अपलोड किया जाएगा। इसके बाद इसका डेटा तैयार किया जाएगा कि कोरोना काल में लौटे मजदूर अभी कहां काम कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर ही उनके डेटा में कुछ बदलाव करना होगा तो वो किया जाएगा। तो वहीं विभाग की ओर से एक स्थायी कॉल सेंटर भी बनाया जा रहा है और इस कॉल सेंटर पर कभी भी कोई भी मजदूर फोन कर सकता है। आपको बता दें कि ये सेंटर 24 घंटे और 7 दिन काम करेगा। शिकायत मिलते ही उस मामले की जानकारी संबंधित विभाग को दी जाएगी ताकि सरकार के स्तर पर उसका समाधान हो सके। और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को 12 जनपद पर आवंटित बंगले को खाली करवाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं चिराग हूं और चिराग का अपना कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन चिराग जहां जाता है वहां रोशनी फैलाता है। मुझे अगर बंगले का लालच होता या मंत्रालय मेरे लक्ष्य होता तो जो रास्ता मैंने चुना वो मैं नहीं चुनता। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यह घर हमेशा हमसे छीना गया है, हम घर खाली करने के लिए तैयार थे। उसके बावजूद इस तरह से बेइज्जत करने की साजिश क्यों रची गई। तो वहीं इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अपने हनुमान के घर में ही उन्होंने आग लगा दी। तेजस्वी ने कहा है कि रामविलास पासवान भाजपा के साथ आखिरी वक्त तक खड़े रहे। भाजपा को समर्थन करने का ये परिणाम मिला है। इन्होंने पहले पार्टी तोड़ी और फिर नेताओं को अलग कर दिया। दरअसल बंगला खाली करने के नोटिस दिए जाने के महीनों बाद लोजपा सांसद चिराग पासवान ने बुधवार को अपना बंगला खाली किया, जिसे दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को दिया गया था। चिराग पासवान अपने पिता के बंगले में ही रह रहे थे। तो वहीं शनिवार को जी बिहार, आपको बता दें कि बिहार में झारखंड की तरफ से एक मुहिम चलाई गई जिसमें बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पीडीएस की पड़ताल की गई और इस मुहिम के जरिए बिहार में जन वितरण व्यवस्था की कई खामियां सामने आई हैं। विभाग से इस बारे में जानकारी भी ली गई, लेकिन बता दें कि बाढ़ अनुमंडल के कुछ इलाकों में आज भी जन वितरण व्यवस्था में काफी सारी अनियमितताएं और खामियां साफ आई हैं। आपको बता दें कि मीडिया की टीम से कुछ ऐसे ही क्षेत्रों का दौरा किया गया जहां जन वितरण व्यवस्था अभी ठीक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि दुकानदार द्वारा ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं और इसके बावजूद ग्राहकों को तोल में कम अनाज दिया जाता है। ग्राहकों से बात करने पर यह पता चला है कि मशीन में कुछ गड़बड़ी के कारण दुकान पर अनाज तोलते समय सब ठीक रहता है, लेकिन अनाज अगर किसी दूसरी जगह तोला जाए तो उसमें 40 किलो अनाज में से लगभग 5 किलो अनाज कम होता है। इसी को लेकर कई बार ग्राहकों के द्वारा इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायतों के बाद भी हालातों में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही बाढ़ प्रखंड राणा बीघा पंचायत में कुछ ऐसी भी दुकानें हैं जो अक्सर बंद मिलती हैं। 2 दिन अनाज के वितरण के लिए दुकान खुलती है और उसके बाद ज्यादातर समय बंद रहती है। और शनिवार की शाम 4 बजे से एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब बाहरी नेता जिले में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और रविवार से जिले की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। सोमवार को एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए जाएंगे ताकि भय मुक्त होकर निकाय चुनाव के मतदाता वोटिंग कर पाए। सभी 11 प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाए गए जहां पर 3,427 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगी जो शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी और सभी मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर निगरानी रखेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने इससे संबंधित सभी आवश्यक निर्देश आला अधिकारियों को जारी कर दिए हैं।
आपको बताते चलें कि जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने बताया है कि 11 बूथों पर एमएलसी चुनाव का मतदान कराने के लिए 55 मतदान कर्मियों को नियुक्त किया गया है, जबकि 11 को रिजर्व में रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तैनात किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि 11 पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाई गई हैं और एसपी द्वारा सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। अपने अपने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने और उन्हें हिरासत में लेने के आदेश भी जारी किए गए ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी मतदाता को डरा या धमका ना पाए। साथ ही आपको बता दें कि एमएलसी प्रत्याशी चुनाव के दिन मात्र 3 ही वाहन का प्रयोग कर पाएंगे। एक वाहन अभ्यर्थी खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर योजना भवन में मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया है कि मतगणना 7 अप्रैल की सुबह 8 बजे से नगर भवन औरंगाबाद में स्थित मतगणना हॉल में प्रारंभ की जाएगी। सभी कर्मी सुबह 7 बजे तक अपने अपने मतगणना टेबल पर स्थान ग्रहण कर लेंगे। खबर बोचहा से है, जहां बोचहा विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में अब शनिवार को मुजफ्फरपुर आए सुशील मोदी शहर के एक होटल में पत्रकारों से बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बोचहा विधानसभा सीट के लिए इस सीट के साथ ही एमएलसी में चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की बदौलत बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी। बता दें कि बीजेपी सांसद ने कहा कि संकट का मुकाबला करने की ताकत मोदी और नीतीश कुमार में है। कोरोना काल में सरकार ने संकट को चुनौती के रूप में लिया। कोरोना काल में अगर लॉकडाउन नहीं लगता और टीकाकरण में तेजी नहीं होती तो भारत में 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी होती। केंद्र सरकार ने सोशल सिक्योरिटी का काम किया है। मुफ्त अनाज 19 महीने से मिल रहा है, इसे अगले 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। कहा यह भी गया कि एक गरीब आदमी बीजेपी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह भी कहा जा रहा है कि बोचहा विधानसभा में जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं या शुरू होने हैं उसे हम ही पूरा करेंगे। अब आपको बता दें कि इस गठबंधन से मुकेश सहनी के बाहर होने के बाद चुनाव परिणाम प्रभावित होने के सवाल पर सुशील मोदी ने आगे कहा कि समाज के सभी वर्ग का साथ बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी को मिल रहा है। 2020 में चुनाव में ये सीट गठबंधन को चली गई थी और इससे पहले बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव जीती थी। दूसरी बार वो दावेदार बनी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उस वक्त बीजेपी में ही अंदर विद्रोह की स्थिति थी। ऐसे में बेबी कुमारी चुनाव लड़ती तो हम हार जाते। उन्होंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया और पूरी ईमानदारी से चुनाव में लगी रहीं। सुशील मोदी ने आगे कहा है कि उपचुनाव में टिकट पर पहला हक बेबी कुमारी का ही था, इसीलिए टिकट उन्हें दिया गया। कहा गया है कि हम मुकेश सहनी को हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन हटाना पड़ा क्योंकि वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ अपशब्द बोलते नजर आए। तो वहीं बिहार राज्य में 12 लाख से अधिक किसानों को अब पीएम सम्मान योजना की किश्त नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू कर दी है और जिन किसानों का खाता आधार और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक नहीं होगा उन्हें अब राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। राज्य में ऐसे किसानों की संख्या 12,29,000 लगभग है और इसके अलावा करीब 94,799 किसानों के आवेदन और आधार के नाम पर अंतर पाया गया है। इन दोनों तरह के किसान को अगर भुगतान से पहले इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो उनका भुगतान बंद किया जाएगा। किसानों की यह संख्या ई-केवाईसी के कारण वंचित से अलग है। आपको बता दें कि राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का भुगतान इसी महीने होने वाला था, लेकिन ऐसे में किसानों के खाते की गड़बड़ी जल्द ही दूर करने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके लिए कृषि विभाग ने अपने स्तर से प्रयास तेज कर दिया है और इस योजना के नोडल अधिकारी और संयुक्त कृषि निदेशक डीपी त्रिपाठी ने बताया कि जिन किसानों का ये मामला है उनकी सूची जिले के अधिकारियों को भेज दी गई है। साथ ही उनसे यह भी कहा गया है कि कृषि समन्वयक और सलाहकारों को लगाकर किसानों की समस्या का निवारण जल्द ही किया जा सके ताकि किसानों का भुगतान रुके नहीं। और उन्होंने किसानों से ये भी अपील की कि बैंक में जाकर आवेदन दें और अपने खाते को आधार से लिंक कराएं और साथ ही एनपीसीआई के द्वारा लिंक भी कराया जाए। ये काम बैंक के अधिकारी करेंगे, लेकिन आवेदन उन्हें देना होगा। वहीं नए वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भुगतान अब आधार आधारित ही होगा।
इसी के साथ ही किसानों को अपने खातों को एनपीसीआई से भी जोड़ना होगा। ये काम तो बैंक करेगा, लेकिन इसके लिए किसानों को बैंक की शाखा में जाकर खुद ही अनुरोध करना होगा। ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि जिन किसानों के आधार और आवेदन के नाम में अंतर है, वो खुद मोबाइल से इसे दुरुस्त कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर जाने के बाद अगर कहता है कि आधार वेरीफाइड नहीं है, तो समझ जाए कि नाम में अंतर है। नाम हर हाल में दोनों जगह अंग्रेजी में होगा। स्पेलिंग में भी अंतर नहीं होना चाहिए। इसके लिए पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू करते ही कैप्चा आएगा और जिसे डालकर नाम दुरुस्त किया जा सकता है। और देश की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी बिहार में अपने बिजनेस को शट डाउन कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य को एक बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें, लाखों यूजर्स का एक विकल्प खत्म हो सकता है। कंपनी के लिए काम करने वाले करीब 9,000 लोग बेरोजगार हो सकते हैं। कंपनी दबंगों की मांग से तंग है। दरअसल पिछले कुछ समय से टेलीकॉम कंपनी और उनके अधिकारी काफी परेशान हैं। मामला मोबाइल टावर और उसके जनरेटर को लेकर उपलब्ध कराए जाने वाले डीजल से जुड़ा है। दरअसल ये कंपनी से ज्यादा डीजल की मांग की जा रही है, जबकि आपको बता दें कि कंपनी का कहना है कि अब बिजली ज्यादा मिल रही है। विवाद बढ़ने पर कंपनी के 2000 टावर 10 घंटे के लिए जबरन बंद करवा दिए गए। इस मामले में कंपनी के अधिकारियों ने कुल 5 जिलों के 9 थानों में लिखित कंप्लेन भी की, लेकिन कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में जब बिजली की स्थिति सही नहीं थी, तब सभी टेलीकॉम कंपनी जनरेटर से मोबाइल टावर को चलाने के लिए डीजल लेती थी। लेकिन अब बिहार में बिजली के हालात सुधरने के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने जनरेटर के लिए पहले की तुलना में डीजल की कटौती कर दी है। तो ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों का यह फैसला मोबाइल टावर मालिक और टावर की सिक्योरिटी में तैनात गार्ड को पसंद नहीं आया। इसके बाद ही वो दबंगई, रंगदारी और अपनी मनमानी पर उतर गया और आरोप है कि ये लोग जबरन टेलीकॉम कंपनी से पहले की तरह ही डीजल लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कंपनी के सूत्रों की माने तो मोबाइल टावर मालिक और सिक्योरिटी गार्ड मिलकर डीजल की चोरी करते थे। कंपनी के नए फैसले से अब डीजल की चोरी करने में इन्हें परेशानी होने लगी है। इनके अवैध कमाई पर रोक लग गया है। तो वहीं आरोप ये भी है कि डीजल चोरी करने वाले माफिया ने बिहार के अंदर अपना एक बड़ा गुट बना लिया है। एक टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ इस गुट ने 29 मार्च को बड़ी साजिश भी रची। उस दिन बिहार के अंदर ही एक टेलीकॉम कंपनी के करीब 4,500 में से लगभग 2,000 मोबाइल टावर को 10 घंटे तक ठप कर दिया गया था। मतलब कि पूरी तरह से जबरन बंद करा दिया गया। इसका असर पटना से दूर दराज वाले जिलों और गांव में रह रहे वहां पर बसे लोगों पर पड़ा, जो कि इस टेलीकॉम कंपनी के यूजर्स हैं। इस कंपनी को भी उस दिन करोड़ों रुपए का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद भी माफियाओं और दबंगों ने कंपनी को धमकी दी। सीधे तौर पर ही ये कहा कि बिजली 24 घंटे भी रहे, उसके बावजूद जनरेटर चलाने के नाम पर पहले जितना डीजल मिलता था उतना ही अब भी देना पड़ेगा, नहीं तो सभी टावर को फिर से ठप करने और उसमें आग लगा देने की धमकी दी गई है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर के महसरी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार दोनों हाथों में रुपए कमा रहे। और आपको बता दें, बल्कि रुपए कमा नहीं रहे बल्कि लूट रहे थे। सरकारी नौकरी करते हुए खुद तो करोड़पति बने ही, अपनी पत्नी ममता कुमारी को भी करोड़पति बना दिया। बिहार के साथ साथ दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में इनकी जमीन, फ्लैट और दुकानें खरीदी गई हैं। कुल 14 संपत्ति इन्होंने खरीदी हैं। इसमें से अधिकांश पत्नी के नाम पर हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त इस सरकारी पदाधिकारी के काले कारनामों का पता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को चला था। इसके बाद टीम ने जांच की तो डीएसपी राजीव कुमार सिंह के अनुसार करीब 4.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद की गई। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को पटना स्थित निगरानी थाना में 2.42 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय संपत्ति दर्ज की गई और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद टीम ने शनिवार को संतोष कुमार के हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के ठिकानों पर ये छापेमारी की। हाजीपुर स्थित घर से भ्रष्टाचार के जो सबूत मिले, उसे देखकर निगरानी कर रहे अफसर भी दंग रह गए। छापेमारी में जो चल अचल संपत्ति मिली है, उसके अलावा संतोष कुमार ने हाजीपुर सदर के बुद्धा कॉलोनी में 4 मंजिला एक आलीशान घर बनवा रखा है। वो किस तरह से अवैध कमाई कर रहे थे, इसकी पड़ताल की गई और इस बात की पड़ताल में पता चला कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का केस चलाया जाएगा।
तो वहीं समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। जब्त की गई शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। तो वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार शराब कारोबारी हेतिमपुर गांव के समीप शीशम बागान में चोरी छिपे शराब की बड़ी खेप ट्रक से उतार रहे थे। इसकी जानकारी पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस शीशम बागान पहुंची और पुलिस को आता देखकर ट्रक चालक समेत तमाम कारोबारी वहां से भागने में सफल रहे। हालांकि पुलिस ने बागान से 184 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद की गई शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक ट्रक, पिकअप और कारोबारी की एक कार को जब्त कर लिया है। बताते चलें कि इस संबंध में थाना अध्यक्ष प्रसन्नजय कुमार ने बताया है कि पुलिस जब्त वाहनों के मालिक से सत्यापन के बाद प्राथमिकी दर्ज कर इसमें शामिल अन्य कारोबारियों की पहचान में जुट गई है। आपको ये भी बता दें कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी कई सालों से लागू है और बावजूद इसके शराब कारोबारी आज भी चोरी छिपे इसकी खरीद और बिक्री में दिन रात जुटे हैं। तो वहीं इसको लेकर स्थानीय पुलिस, उत्पाद विभाग और एंटी लिकर टास्क फोर्स शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखी है। और पूरे देश में चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जोधपुर के सभी मंदिरों में भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में मेहरागढ़ किले में मां चामुंडा मंदिर में श्रद्धालुओं से लोगों का हुजूम देखने को मिला है। नवरात्रि पर मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। गर्मी को देखते हुए जगह जगह पीने का पानी मुहैया कराया गया है। पुलिस समेत मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से इस बार परिसर को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त रखा गया है। माता का दर्शन करने आए सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद कागज की थैलियों में ही लेने को कहा गया। आपको बता दें कि 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि पर मां चामुंडा के मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि में 9 दिन के लिए व्रत करने वाले चामुंडा मां के भक्त आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचते हैं। भगवान के सामने माथा टेक कर मन्नत मांगी जाती है। मान्यता यह भी है कि मां के चरणों में शीश झुकाने से हर मनोकामना पूरी होती है। छोटे बच्चों को भी श्रद्धालु मंदिर लेकर आते हैं और मां चामुंडा का आशीर्वाद दिलवाते हैं। आज नवरात्रि के दूसरे दिन भी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जय माता दी के नारे लगाते हुए भक्त मंदिर पहुंचे और मां चामुंडा की प्रतिमा 563 साल पहले विक्रम संवत 1517 में जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने मंदौर से लाकर स्थापित की थी। परिहारों की कुलदेवी चामुंडा को राव जोधा ने भी इष्ट देवी स्वीकार किया था। जोधपुर वासी मां चामुंडा को जोधपुर की रक्षक भी मानते हैं। श्रद्धालु मां को चामुंडा माता के प्रति अटूट आस्था रखते हैं। माना यह भी जाता है कि 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जोधपुर पर गिरे बम को मां चामुंडा ने अपने आंचल का कवच पहना दिया था। किले में 9 अगस्त 1857 को गोपाल पॉल ने उनके पास बारूद पर बिजली गिरने की वजह से चामुंड मंदिर कण कण होकर उड़ गया था, लेकिन मूर्ति अडिग रही। मंदिर की कुछ प्राचीन परंपराओं में बदलाव भी किया गया और आदिशक्ति मां चामुंडा की स्तुति में कहा गया कि जोधपुर के किले पर पंख फैलाने वाली माता तू ही हमारी रक्षक है। रियासतों के भारत गणराज्य में विलय से पहले मंदिर में नवरात्रि की प्रतिपदा को महिषासुर के प्रतीक भैंसे की बलि देने की परंपरा भी बंद की जा चुकी है। मां चामुंडा के मुख्य मंदिर का विधिवत निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। मारवाड़ के राठौड़ वंशज चील को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। आपको बता दें कि राव जोधा को माता ने यह आशीर्वाद दिया था और कहा था कि जब तक मेहरानगढ़ दुर्ग पर चीलें मंडराती रहेंगी तब तक दुर्ग पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। और स्पेस एक्स अब एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी में जुट चुका है, जिसके चलते स्पेस एक्स अब अगली पीढ़ी के लिए यान बनाएगी और मौजूदा क्रू कैप्सूल का उत्पादन बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ब्लू ओरिजिन की चौथी उड़ान की तैयारी भी शुरू की जाएगी। स्पेस एक्स से जुड़ी खास जानकारियां देखिए इस रिपोर्ट में। स्पेस एक्स के
क्रू ड्रैगन ने 2020 के बाद से सरकारी और निजी अंतरिक्ष यात्रियों के 5 दल को अंतरिक्ष में भेजा और हर उड़ान के बाद कैप्सूल का फ्लोरिडा में स्पेसएक्स सेंटर में नवीनीकरण से गुजरते हैं और इस सेंटर को कंपनी ड्रैगन लैंड कहती है। और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अब अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्री यान बनाने में जुट गई, जिसके चलते उसने अपने नए ड्रैगन क्रू कैप्सूल का उत्पादन बंद कर दिया और उधर ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष की चौथी उड़ान की तैयारी में। और वहीं स्पेसएक्स के एक कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कंपनी ने अपने सारे संसाधन अब नई दौर की अंतरिक्ष यात्रा के कार्यक्रम के विकास पर लगा दिए और कंपनी बड़े यान के विकास की तैयारी में जुट गई और इसके तहत स्टारशिप, स्पेसएक्स मून और स्पेसएक्स मार्स रॉकेट बनाए जाएंगे और इंजन के विकास में आ रही बाधाओं और नियामक समीक्षा के कारण स्टारशिप को पेश करने में देरी हो रही है। और कंपनी नए और बड़े यान में इसलिए भी जुटी है क्योंकि मौजूदा यान में 4 यात्रियों को ही ले जाने की व्यवस्था है। और वहीं साथ ही आपको बताते चलें कि स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन ने 2020 के बाद से सरकारी और निजी अंतरिक्ष यात्रियों के 5 दल को अंतरिक्ष में भेजा और हर उड़ान के बाद कैप्सूल का फ्लोरिडा में स्पेस सेंटर में नवीनीकरण से गुजरते हैं और इस सेंटर को ही कंपनी ड्रैगन लैंड भी कहती है। और वहीं ब्लू ओरिजिन की चौथी एस्ट्रो टूरिज्म उड़ान में कोई बड़ा नाम नहीं उधर और इस सेंटर को ही कंपनी ड्रैगन लैंड कहती है। ब्लू ओरिजिन की चौथी एस्ट्रो टूरिज्म उड़ान में कोई बड़ा नाम नहीं है और उधर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन अपनी चौथी एस्ट्रो टूरिज्म अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी में। हालांकि इस बार इसमें यात्रा के लिए कोई बड़ा नाम अब तक सामने नहीं आया। तो वहीं इस चौथी व्यावसायिक अंतरिक्ष उड़ान में रोमांच चाहने वालों और सेलिब्रिटियों को अंतरिक्ष उड़ान के आनंद का लुत्फ उठाने का मौका मिल सकता है। और गौरतलब है कि एलन मस्क के अंतरिक्ष उद्यम स्पेसएक्स ने 47 स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार स्टारलिंक 4 नौ मिशन 3 मार्च को सुबह 9:25 पर EST पर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर के पैड 39A से रवाना हुआ है और स्पेसएक्स का इस साल 52 प्रक्षेपणों में 9वां था और फाल्कन 9 बूस्टर B1060 द्वारा उड़ाए गए मिशन ने जून 2020 में अपनी शुरुआत के बाद से 11 उड़ानें पूरी कर ली हैं। और वहीं 47 स्टारलिंक उपग्रह अब कार्यक्रम की पहली पीढ़ी के तारामंडल में 2000 से अधिक अन्य लोगों में शामिल हो गए जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और जो दुनिया भर में यहां तक कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी उच्च गति, कम विलंबता इंटरनेट प्रदान करते हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टारलिंक को वर्तमान में अपने नक्षत्र को 12,000 उपग्रह तक विस्तारित करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि स्पेसएक्स ने 30,000 और लॉन्च करने के लिए आवेदन किया है, लेकिन तीसरे मिशन के दौरान 3 फरवरी को 49 स्टारलिंक उपग्रहों में से 38 एक भूचुंबकीय तूफान के कारण अपनी इच्छित कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे और जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गए तो जल गए। और वहीं इन्हीं खामियों के चलते अब स्पेसएक्स नई पीढ़ी का यान बनाने की जुगत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इस रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।